माँ बाप को गाली देने लगा। जाकर के अपने कमरे में गया, खोली में गया, लेकिन नींद नहीं आई, वास्तव में बहुत परेशान हो गया। तो रात के अंदाजन 2 बजे बड़े जोर से उसको एक धड़ की आवाज आई। आप लोगों ने फिल्म देखी क्या? कौन सी? टाइटैनिक देखी थी? जिसने नहीं देखी देखना चाहिए। तो वो उसको धड़ की आवाज आई और उसमें शिप के अंदर होल हो गया। होल हो गया तो मतलब पानी भरने लगा। तो सबसे पहले इस बूढ़े आदमी को किसका ध्यान आया? सफल करना। तो ध्यान आया तो जाकर के रात के 2 बजे उसका दरवाजा खटखटाया। पहला तो बेचारा बड़ा परेशान हुआ। उसको बोला तो भाई अभी स्टडी हॉल में एट दिस ओड आवर। बोला सर मैं ये जानना चाहता हूँ, डू यू नो सिम्बोलॉजी? प्रोफेसर समझाएंगे सिम्बोलॉजी का मतलब क्या है? कोई लॉजी चल रहा था, जियोलॉजी, ओशियोग्राफी, मीटरोलॉजी सब ऐसे चल रहा था। कहता मैं समझा नहीं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपको तैरना आता है, स्विमिंग आती है कि नहीं? वो बोला मैं तो कभी पानी में उतरा ही नहीं। बोला सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी 3 चौथाई जिंदगी बेकार चली गई। बोला कि शिप में अभी होल हो गया, आइसबर्ग से टकरा गया, 1.5-2 घंटे में शिप डूब जाएगा। जिसको स्विमिंग नहीं आती उसकी सारी जिंदगी आप तो मरने वाले हो। और मुझे याद आ रहा है जब ये टाइटैनिक की घटना घटी, हमारे जैसे बड़े शायर थे, अकबर नाम थे, अकबर इलाहाबादी। उसने लिखा था उस जमाने में, जिन लोगों ने कहानी सुनी होगी टाइटैनिक की, टाइटैनिक बनाने के बाद वहां के इंजीनियरों ने ऐसी घोषणा की थी कि इसको भगवान भी चाहे तो इस शिप को नहीं डुबा सकते, ऐसी घोषणा की। इसलिए उसमें तो मेरे ख्याल 2200 कितनी कैपेसिटी थी, 7000 एप्लीकेशन आई उसमें ट्रेवल करने के लिए। सबको जगह नहीं मिली, लेकिन आपको मालूम है तीसरे दिन डूब गया जहाज, तीसरे दिन डूब गया। तो उस समय अकबर इलाहाबादी ने लिखा था, उस समय कितना बड़ा वो करते थे, इतने घमंड करते थे, गौरव करते थे वहां के इंजीनियर साइंटिस्ट को काल, जिसको भगवान भी चाहे तो नहीं डुबा सकता। तो अकबर इलाहाबादी ने लिखा था टाइटैनिक टुकड़े हुआ टकरा के आइसबर्ग से, टाइटैनिक टुकड़े हुआ टकरा के आइसबर्ग से, दब गया नाम भूल गया, वर्ड भूल गया, दब गया साइंस यूरोप का पयामे वर्ग से। टाइटैनिक टुकड़े हुआ टकरा के आइसबर्ग से, दब गया साइंस यूरोप का पयामे वर्ग से। भूलता जाता है यूरोप, भूलता जाता है यूरोप आसमानी बाप को, बस खुदा समझा है उसने वर्ग को। वर्ग कहते हैं बिजली को भाप था, समझते हो? उस जमाने भाप का जमाना था स्टीम का। भूलता जाता है यूरोप आसमानी बाप को, बस खुदा समझा है उसने वर्ग को और भाप को। वर्ग गिर जाएगी एक दिन। आज लोगों ने बोला भारत बंद है तो पता नहीं कोई बिजली वाले गड़बड़ कर दे। वर्ग गिर जाएगी एक दिन, उठ जाएगी भाप। देखना दोस्त को बचाए रखना अपने आप को, देखना दोस्त को बचाए रखना। तो मेरा दोस्त तो यही कहना है, हम कैसे भी ग्रेजुएट बने, कैसे भी पोस्ट ग्रेजुएट बने, हम मराठी में टॉप करें, इंग्लिश में टॉप करें, इकोनॉमिक्स में टॉप करें, अगर जीवन की जिंदगी की कुछ बेसिक बातें नहीं सीखी तो हमने कुछ नहीं सीखा। अगर हमारे घरों में हमने अपनी महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखा, इज्जत करना नहीं सीखा, तो कुछ नहीं सीखा। अगर हमारे अंदर संस्कार में है हम बड़ों से कैसे बिहेव करें, बड़ों से हमारा व्यवहार कैसे हो। हम लोगों को सिखाया जाता था हमारे गांव में, हमें गांव का रहने वाला आदमी एकदम, हमारे गांव में हमको सिखाते थे किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी अगर उम्र में बड़ा है तो उसको चाचा ताऊ कह के बोलना है, उसकी इज्जत करना है। तो इज्जत तक हम इज्जत नहीं करेंगे, बड़ों की इज्जत नहीं, पढ़े लिखे लोगों की इज्जत नहीं करेंगे, तो
लगता है कि हमारी पढ़ाई में कुछ न कुछ कमी रह गई है। तो आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हमारे स्कूल और कॉलेजों में, हमारे घरों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। शिक्षा का अर्थ केवल मात्र बुकिश नॉलेज नहीं है। मैं इसे मानता हूं कई बार जो स्कूल और कॉलेज में नहीं गए वो भी शिक्षित हैं। इसलिए किसी पत्रकार ने मेरे बारे में लिखा था एक बार, जब मेरे बारे में कमेंट किया, मैंने कई साल पहले एक बड़ा आर्टिकल लिखा था, कुछ लोगों ने शायद ब्लॉग पर पढ़ा भी होगा। राइटिंग लिटरेसी फॉर एजुकेशन, मेरे आर्टिकल का टाइटल था राइटिंग लिटरेसी फॉर एजुकेशन। लिटरेसी बढ़ रही है, एजुकेशन कर रही है। तो एजुकेशन का अर्थ ये नहीं कि केवल स्कूल और कॉलेज के अंदर एजुकेशन दी जाती हो। मेरा ऐसे मानना है कि हमारी सबसे पहली एजुकेशन अपने घरों से शुरू होती है, और सबसे पहला जो टीचर है वो बच्चे का उसकी माँ है। सबसे पहली टीचर माँ है। इसलिए माँ अच्छी बनाओ, बच्चे अपने आप अच्छे हो जाएंगे। अगर माँ को हमने इज्जत दी, उसके जिसके मानव अधिकारों की बातें करते इज्जत करते अपने आप शुरुआत हो जाएगी। दुर्भाग्य हमारा ये है, हमने इस बात को भुला दिया। हमारे स्कूल और कॉलेजों ने भुला दिया, घरों में भुला दिया। समाज के हम लोग जो हैं आज इस प्रकार से केवल मात्र ज्यादा जोर की इस बात पर है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। मेटेरियलिस्टिक जमाना होता जा रहा है। जब मेटेरियलिस्टिक जमाना ज्यादा होता जा रहा है, हम लोग कुछ बेसिक बातें पढ़ते हैं। हम लोग बाहर की बातें बहुत जानते हैं, अंदर की बातें बहुत कम समझते हैं। जब अंदर की बात समझना शुरू करेंगे, जब अपने दिलों की समझना शुरू करेंगे, मैं कहता हूं सबसे बड़ा मजहब क्या है? सबसे बड़ा मजहब ये है, जैसा आप अपने साथ व्यवहार चाहते हो दूसरों के साथ करना शुरू करो। ये सबसे बड़ा मजहब। दुनिया का कोई आदमी नहीं चाहता कि वो आकर के मेरी बेइज्जती करे। कोई नहीं चाहता मेरी बेटी को कोई बेइज्जत करे। कोई नहीं चाहता मेरी पत्नी को जाकर के छेड़छाड़ करे। कोई चाहेगा? समाज में कोई नहीं चाहेगा। तो हम दूसरों के साथ नहीं करेंगे। मैं बहुत बार उदाहरण देता हूं, अगर आप बस में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर करते हो, अगर आपके पास सीट है, महिला आपके पास खड़ी है, तो खड़े हो जाओ, महिलाओं को सीट दे दो। क्यों? केवल मात्र महिला के प्रति रेस्पेक्ट की बात नहीं है, केवल मात्र। याद रखो, अगर आज आपने दूसरे की महिला के लिए सीट दे दी, कल को आपकी माँ के लिए भी कोई खड़ा हो जाएगा, आपकी पत्नी के लिए भी कोई खड़ा हो जाएगा। तो ये मजहब है, ये अंदर से चलाना पड़ेगा। इतनी बात कहकर मैं यहाँ रुक जाता हूँ, मेरा समय भी हो गया। तो मेरे से कुछ सवाल मैडम बोल रही है, मेरे से दो सवालों में आप 4 सवाल पूछिए मेरे से आप। शिकायत नहीं कर रही हूँ सर, शिकायत नहीं कर रही हूँ क्योंकि युवा पीढ़ी से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगी। बाईकला पुलिस स्टेशन पीछे है, जिनके साथ हम लोगों का अच्छा तालमेल रहता है। अच्छे तालमेल का मतलब है कि वो हमारी वक्त जरूरत हमेशा हमारी मदद को खड़े होते हैं। एक दिन वहां से 2 कार्यकर्ता आए, वो कहने लगे आपकी कुछ लड़कियों ने शिकायत की है, उनको लड़के छेड़ते हैं और वो रहती हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। हमने उन लड़कियों को बुलाया, हमने कहा आप लोगों ने शिकायत की कुछ लड़कों की? तो कहने लगी कि हाँ, हमारी बिल्डिंग के नीचे दुकानें हैं, वहाँ के ऊपर गुंडे आके खड़े होते हैं, लड़के या गुंडे जो भी वो छेड़ते हैं। तो हमने कहा अच्छा, तो आप तो डोगरी में रहती है, वहाँ आपने नहीं की? जेजे आता है आपके उसमें, या कोई और पुलिस स्टेशन आता होगा? तो लड़कियां बोली नहीं, बाईकला इसलिए आए क्योंकि बाईकला के अफसर जो है कार्यकर्ता, वो उल्टे सीधे सवाल नहीं करते हैं, और पुलिस स्टेशन वाले उल्टे सीधे सवाल करते हैं, पूछते हैं ऐसी बातें जहाँ के ऊपर कंप्लेन करना तो दूसरा, हम फौरन वहाँ से भाग निकलना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते। और बाईकला वालों के साथ हम लोगों का ये है कि सर काउंसलिंग चलती है ऑलमोस्ट। जो बातें हमको उनकी नहीं पसंद आती हम उनसे बताते हैं, जो उनको हमारी बुरी लगती है वो हमसे आके कहते हैं। जैसे आज सुबह उन्होंने शिकायत की हमसे कि हमारे महकमे का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अफसर आ रहा था और हमें नहीं बताया आपने। कल रात में एक फोन कर देते आप लोग, हम लोग उस वक्त आके खड़े हो जाते, तो वहाँ हमें शर्मिंदगी हुई। तो ये तो बात हो गई हमारे उनसे तालमेल की।
और दूसरी बात आप कह रहे थे सर, सही कह रहे थे कि लड़कियां क्यों नहीं आगे बढ़ के शिकायत करती हैं। लड़कियां सर बुढ़िया भी नहीं करना चाहती शिकायत, क्योंकि सवालात आपके हम लोगों को ये महसूस होता है, मालूम भी है कि हमारे लोग कभी कभी गड़बड़ करते हैं। जो सेंसिटिविटी, हमारे संवेदनशीलता हमारे पुलिस वालों में होना चाहिए, मैं मानता हूं कुछ लोगों में गड़बड़ है, नहीं। हम लोगों ने इसके लिए कोर्स शुरू किए और मुझे मालूम नहीं आपके आसपास में ये नहीं है। हम लोगों ने एक तो राइटिंग में ये सर्कुलर निकाला है, ऑफिसर्स को बताया है कि कंप्लेंट कहीं की भी हो, किसी भी जगह की हो, कहीं भी जाकर कोई शिकायत कर सकता है। दैट इज नंबर 1। अगर कोई नहीं करेगा, मान लीजिए शिकायत है, उसकी फाइल होने की शिकायत बाइकोला में कर रहे हैं, बाइकोला का ऑफिसर बोलता है मैं शिकायत ले लूंगा, आप ऑफिसर का नाम नोट कीजिए, टाइम नोट कीजिए, बताइए, हमको बताइए, हम उसके खिलाफ एक्शन लेने वाले। ये हमने राइटिंग में इशू किया है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने अराउंड 3700 कंप्लेंट बॉक्सेस लगाए हैं। जहां भी आपको कंप्लेंट दिखाई दे, लाल और पीले रंग का कंप्लेंट बॉक्स है, उसमें आप अपनी कंप्लेंट डाल दीजिए, किसी पुलिस में जाने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने इतना क्या ईमानदारी से डालना नाम, किसी के बदला लेने के लिए नाम नहीं डालना। उसका आप नाम डालिए, रोज हम उसको खोलते हैं। किसी जो गुंडे बदमाश हैं, ऐसे जो लोग हैं जो छेड़छाड़ी करते हैं, आप कंप्लेंट बॉक्स में डाल दीजिए और कंप्लेंट हमारे पास आएगी और उसके ऊपर डेफिनेटली हम एक्शन लेते हैं। तो ये नहीं है कि आपको केवल वहां पुलिस में जाना है, इसको जरूरत नहीं है। आप कंप्लेंट डालिए, उसके बाद उसमें हम एक्शन लेते हैं। जहां तक उसकी बात है, जैसे मैंने कहा कि जो प्रॉब्लम है ये केवल डिपार्टमेंट की नहीं, हमको मालूम है कि हमारा काम यही है, महिलाओं को सुरक्षा का देना ही हमारा काम है। लेकिन हमारे यहाँ भी जो लोग आते हैं, आप ये समझ लें कि वो 9 महीने की 1 साल की ट्रेनिंग के बाद एकदम अच्छे इंसान बन जाएं, तो बहुत हमारे अंदर भी गड़बड़ है। ऐसे लोगों के बारे में अगर अपने को मालूम चलता है कि कौन लोग गड़बड़ करता है, तो निश्चित रूप से हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, टकराव निवारण आपने शुरू किया, टकराव निवारण। हाँ जी, शनिवार को करते हैं लोग। अब उसमें एक बात सामने ये आई कि जिस पुलिस स्टेशन में आपने विजिट किया, या आपके कोई डीसीपी या इंटरसीपी गए, पुलिस स्टेशन के बाहर नोटिस बोर्ड पर नहीं लिखा, नहीं जाओ, नहीं, आप तशरीफ ला रहे हो या तो ये डीसीपी आपके ऑर्डर पर आते हैं जो। इसके अलावा सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या ये मीडिया के जरिए से बताया नहीं जाए आवाम को कि कौन से पुलिस स्टेशन में कौन आ रहा है। नंबर 3 ये, मान लो मैं मलबारी पुलिस स्टेशन में जाकर देना पड़ा मुझे कंप्लेंट, आई बिलोंग्स टू रोगी पुलिस स्टेशन, मगर मलबारी से ये पेपर एनसीपी लॉ एंड ऑर्डर के पास नहीं आया, डेस्क 2 के जरिए से ये एडिशनल सीपी और डीसीपी जोन के पास चला। सर 8-9 महीने हो गए, अभी तक का मुझे कोई कंप्लेंट नहीं, कोई मुझे बुलाव भी नहीं आया है, तो सीरियस कंप्लेंट है। अभी उसके बारे में ऐसा है कि आपकी जो इंडिविजुअल कंप्लेंट है उसके बारे में हमारे डीसीपी से आप जाकर के मिल लीजिए। जहां तक उसकी बात है कि आप मलबार में आपने कंप्लेंट किया, जैसे जुरिडिक्शन का जो मामला है वो कोर्ट का मामला है, हमने बोला कंप्लेंट आप कहीं भी कर सकते हो। कंप्लेंट लेने के बाद कंसर्न पुलिस का काम है कि जहां का वो केस है वहां पर वो खुद भेजेगा, वो आपका नहीं, फिर कंसर्न पुलिस वाले आपको बुलाएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपका सेटिस्फेक्शन नहीं है हमारे सीनियर, पहली बात तो ऐसा है कि ज्यादातर हमारे जो कंप्लेनेंट हैं वो सीनियर इंस्पेक्टर से मिलते भी नहीं है। वहां जो मिल गया डेस्क अफसर तो मिल गया, ड्यूटी अफसर तो मिल गया, उससे निकल जा चले जाते हैं। मेरा कहना है कि जो हमारे सीनियर इंस्पेक्टर्स हैं, सीनियर इंस्पेक्टर से आप मिलेंगे तो उसका मुझे लगता है कि 90% आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। लेकिन वो क्या होता है, एक बार वहां कोई डेस्क ऑफिसर को मिले, उसके बाद एकदम से लोग जो हैं वो करना शुरू कर ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 बात, जहां आपने बताया कि हमारा तकरार निवारण दिन है, तकरार निवारण दिन के बारे में हम लोग जो है मीडिया को भेज देते कि मीडिया वाले हमारी बात पब्लिश नहीं करते। उनको बोलता है इस बात में कुछ ज्यादा दम नहीं है, तो रोज हर हफ्ते करते हैं पुलिस वाले। आप समझे मेरी बात? पुलिस मीडिया वालों को उसमें कोई रस नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं इस बात में
कि ये लिस्ट, इतनी लंबी लिस्ट छापने के लिए कि कौन अधिकारी कहाँ जाएगा, वो छापते नहीं है। पहले शुरू में कि आप छापते नहीं है, क्योंकि उनको नई नई बातें चाहिए रोज। समझे, ये रूटीन बातें हैं। नंबर 3, हम लोगों ने इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया है, जहां भी कोई सीनियर अधिकारी जाएगा, न केवल पुलिस स्टेशन के बोर्ड पे, उसके जो बीट चौकीज है वहां के बोर्ड पर भी ऑफिसर का नाम लिखा जाएगा कि कौन कौन अधिकारी आ रहा, विजिट कर रहा है, हमने किया है। अगर कहीं ऐसा हुआ हम बताइए तो फिर हम टेक क्या आपसे मैं 15 मिनट के लिए मिल सकता हूँ? अभी आप पहले डीसीपी से मिलिए, अगर आपका समाधान तब मिलिए। थैंक यू। Only 2 questions? और कोई नहीं है तो मेरा एक सवाल। पहले तो मैं आपके हिम्मत की दाद दूं कि आप इनकरेज कर रहे हैं कि क्राइम रेट बढ़ने दो, हमारी क्राइम रिपोर्टिंग बढ़ने। मीडिया उसको कहेगी, जैसे आपने खुद ही कहा कि क्राइम रेट बढ़ गया है। आपको इस बात की चिंता नहीं कि साल 2 साल 3 साल बाद आप इसको हट जाएंगे। आज से 15 साल बाद कहा जाएगा कि जब डॉक्टर सत्यपाल सिंह थे तो उनके समय में क्राइम बेहद बढ़ गया था। रवीना जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या काम करता हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ, मुझे इस बात को जो ठहराएंगे जो पब्लिक के लोग करेंगे। अगर पब्लिक के लोग सेटिस्फाई हैं, क्राइम रेट की जो मदद करें, उसकी जो दांगड़ों की जो बात है, उससे मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे ये चिंता है कि यहाँ मेरे जमाने में अगर लोगों का क्राइम लिखा जाए, उनको नोट हो, हमारे लोग उस पर काम करें, तो मुझे सबसे बड़ा समाधान उस बात में मिलेगा। सर, कॉलेज के बाहर जो है सर, जो ड्रग्स बेची जा रही है, उसके कारोबार चल रहा है, उस नेक्सस के बारे में आप क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं? इसके बारे में तो ऐसा है कि एकदम क्लियर ही है, जो ड्रग बेचते हैं, जो ड्रग का धंधा करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। ये ड्रग इतनी बड़ी बीमारी है, ये धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती जा रही है शहर के अंदर। उससे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि बहुत बार क्या होता है, हमारे लोगों को छोटे छोटे लोग मिलते हैं पकड़ने के लिए, जो छोटे छोटे बेचते हैं ना, उसमें थोड़ा हमारा जो एनडीपीएस एक्ट है वो भी थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है। आजकल क्या गया, पहले ऐसा था कि जरा सी भी चीज मिलेगी तो उस पर इतना ही सजा थी जितना बड़े में मिलती थी। आजकल उसमें चेंज हो गया कई साल पहले, और बोला कि उसमें अगर कम मिलती है तो उसको अपने खाने के लिए तो उसको ज्यादा सजा नहीं है, कोर्ट में जाते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। मेरा कहना ये है, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे ड्रग का धंधा करने वाले जो डीलर लोग हैं, अगर उनके बारे में अपने को सूचना दी जाए, ये कौन लोग हैं, तो अगर सप्लाई बंद हो जाए तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चे को हम बताएं, समझाएं कि ड्रग की क्या क्या बीमारी हो सकती है। अगर वो भी अपने को ध्यान देने की जरूरत है, स्कूल कॉलेज के लोगों बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और अपने माँ बाप को भी बात ध्यान देने की, हमारा कोई बच्चा गलत आदत पर तो नहीं पड़ा। ड्रग कौन खरीदेगा? बच्चा जिसके पास में कोई पैसा होगा। तो पैसा जब माँ बाप देते हैं, पैसा कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा कि इसका बात का खर्च हो रहा, लेकिन थोड़ा जिन परिवार में थोड़ा ज्यादा पैसा हो सकता है बच्चे को न पूछते हो कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो मैं छोटी छोटी बातों पर अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि पैसा गलत जगह खर्च ना हो। जो बेचने वाले लोग, अगर अपने मालूम है कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर ड्रग बेचने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं, अगर उसके बारे में पुलिस को बताया जाए तो उस पर पुलिस एक्शन ले। हाँ बेटी, यस प्लीज। अभी तो उसके बाद जस्टिस वर्मा का आया है, उसका डेट अभी आ रहा है मेरे ख्याल में। आई डोंट नो एग्जैक्टली उसमें क्या उन्होंने रिकमेंड किया है, लेकिन मेरा कहना ये है कि हर एक के लिए जो है सजा बहुत कठोर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सजा मिलनी चाहिए हर एक उसमें, और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, वो समय की जरूरत है। तो ये कोर्ट ऑर्डर अगर हमें आता है, तो कोर्ट ऑर्डर के बाद भी पुलिस इम्प्लीमेंट करने के लिए कहती है कि हमारा नाम से कोर्ट ऑर्डर है, आपका जो कोर्ट ऑर्डर है वो पार्टी के नाम पर है, तो इसमें पुलिस इम्प्लीमेंट कैसे कर सकती है? देखिए, इसमें मेरे में लॉ इज वेरी क्लियर, स्पेशली इन सिविल मैटर्स। मेरे दिमाग में, मुझे लगता है आपके दिमाग में जो सवाल है वो सिविल मैटर्स का सवाल है। पहली बात तो सिविल मैटर का पुलिस से कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग पुलिस को यूज करना चाहते हैं सिविल मैटर्स में, तो उस मामले में जब तक कोर्ट का आदेश डायरेक्टली पुलिस को नहीं है
हम किसी भी सिविल कोड का कोई ऑर्डर जो है पुलिस की उसको बाध्य नहीं है। ये कानूनी पोजीशन बता रहा हूं मैं आपको। कानूनी पोजीशन ऐसी है कि जब तक पुलिस को डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, पहली बात तो सिविल केस में हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका मिसयूज हो सकता है। पुलिस वाले अगर उसमें करने लगे तो किसी को घर से निकाल देंगे, किसी को घर गिरवा देंगे, हो सकता है ना, उसका मिसयूज हो सकता है। इसलिए पुलिस को पावर नहीं है, और जब पुलिस को पावर नहीं है तो जब तक पुलिस का जो है उसमें डायरेक्ट उसको ऑर्डर डायरेक्शन नहीं आती तो पुलिस उसमें कोई एक्शन नहीं ले सकती। ये दिस इज द लीगल पोजीशन। After the Delhi rape cases, there was a giant flare-up for death penalty for rapists. What are your views on that? Should we use death penalty, prison, or rehabilitation, or something like that? Can you repeat? I did not understand the question. After the rape case in Delhi, there was a giant flare-up in request for a death penalty for rapists. So I was wondering, what are your views on that? Should we use the death penalty for that, or prison, or rehabilitation, something like that? See, as a policeman, we cannot decide about these things. Whatever is the law, whatever the parliament, the lawmaker decide, yes, every rapist will be given the death penalty, that we will prosecute and court will decide. As far as police is concerned, nobody is going to ask her. You are asking me, I will tell you in private. Thank you very much and God bless you all.